जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग एक नई क्लास को पॉलिटी की नई क्लास को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए उमंग के साथ आज की क्लास को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्लास का दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आप मुझे बताएंगे। क्या अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से? फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका से। आपको ये ध्यान रखना है। जो दोस्तों फंडामेंटल राइट है, यह हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल किया गया है। जो अनुच्छेद है वो है 12 से लेकर के 35 तक। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो यहाँ पे दोस्तों उपाधियों का अंत पूछ रहा है आपसे कि उपाधियों का अंत, है ना, कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या अनुच्छेद 14 करता है, अनुच्छेद 16 करता है, अनुच्छेद 17 करता है, या अनुच्छेद 18 करता है? तो आप इसका आंसर करें। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपाधियों का अंत करता है आर्टिकल नंबर 18। दोस्तों देखिए हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में जो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार हैं, तो उनमें कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। उन 6 प्रकार के अधिकारों में एक टाइप का अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है दोस्तों? समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है दोस्तों। ये जो समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। तो दोस्तों 14 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 14 में जो दिया गया है वो दिया गया है, दो चीजें हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। एक, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये दो चीजें हैं दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 14 में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे के सारे समानता स्थापित करते हैं। तो 14 में ये है। फिर आर्टिकल नंबर 16 में क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 16 में दिया हुआ है कि जो सार्वजनिक लोक नियोजन है, लोक नियोजन, सार्वजनिक लोक नियोजन है, उनमें अवसर की समता होगी। अवसर की समता, अवसर की समता, यानी जितने भी सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी, तो जो सरकारी लोक नियोजन है, पब्लिक के लिए जो योजनाएं आती हैं, जो सरकारी नौकरियां आती हैं, उन सब में सबको बराबर का अवसर मिलेगा। ये किसमें बताया गया है? 16 में बताया गया है। दोस्तों 17 में क्या बताया गया है? तो 17 में बताया गया है दोस्तों छुआछूत का उन्मूलन, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन किसमें बताया गया है? उन्मूलन इसमें बताया गया है कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन होना चाहिए, छुआछूत को खत्म किया जाना चाहिए। और 18 में क्या है? तो 18 में है उपाधियों का अंत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी, हमारे देश में एकल नागरिकता है ना। दोहरी नागरिकता क्या होती है? तो दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि सेंटर में, दोहरी नागरिकता का दो अर्थ होता है। एक ही देश में दोहरी नागरिकता, मतलब आप किसी स्टेट के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं, तो ये दोहरी नागरिकता इसे बोलते हैं। या तो आप अपने देश में नागरिक है और दूसरे देश में भी नागरिक है, तब भी आपकी दोहरी नागरिकता होगी। हमारे यहाँ पूरी तरीके से आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपके पास किसी राज्य, आप किसी भी स्टेट में रहते हो भारत के, तो आपके पास उस राज्य की नागरिकता नहीं होती है ना। किसकी नागरिकता होती है? भारत सरकार की।
तो एक तो भारत का सिटीजनशिप होगा आपके पास, भारत की नागरिकता होगी, और एक तो ये हो गया, और दूसरा भारत के साथ साथ आप किसी अन्य देश की भी नागरिकता नहीं ले सकते, तो पूरी तरीके से भारत की नागरिकता लेंगे। तो भारत के भीतर भी केवल एक ही नागरिकता होगी भारत की, और भारत के बाहर भी केवल आप भारत के साथ नागरिकता रख सकते हैं, किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। भारत का नागरिकता अगर आपने लिया है तो, अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता लिया है तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या ब्रिटेन से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, या फ्रांस से लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, जो अमेरिका है, अमेरिका में कुल 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं, और 50 राज्य में हर राज्य की अपनी नागरिकता होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर आपको नागरिकता चाहिए, मतलब नागरिकता, हर राज्य का अपना नागरिकता मिलता है। और ऐसे ही अमेरिका के लोगों का एक सेंटर का भी नागरिकता होता है। तो हर व्यक्ति के पास, वहां पे जितने भी नागरिक है अमेरिका में, वो उस स्टेट की भी नागरिकता रखते हैं और सेंटर की भी नागरिकता रखते हैं, तो उनके पास दो दो नागरिकता होती है। तो ये तो लिया नहीं जाएगा, ब्रिटेन में ही सिंगल नागरिकता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है संविधान में? अमेरिका से क्या क्या लिया है दोस्तों? तो एक तो लिया गया है, आप ध्यान रखेंगे, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ब्रिटेन से क्या लिया गया है दोस्तों? संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, संसद में कानून बनाने की व्यवस्था लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी से दोस्तों, तो जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस से दोस्तों गणतंत्र की व्यवस्था ली गई है, जो हमारे यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था है, ये फ्रांस से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी है। संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है, यह कितने प्रकार का है? तो क्या एक प्रकार का है, क्या दो प्रकार का है, क्या तीन प्रकार का, चार प्रकार का, पांच प्रकार का? आप मुझे बताएंगे कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, और तीनों के तीनों ही आपातकाल की जो घोषणा करता है वो कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। इतना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना है, इसमें केवल और केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो वे शब्द कौन कौन से हैं? वे शब्द हैं समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या कहेंगे पे धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पर थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता, हिंदी में ये दोनों शब्द चलते हैं, पंथ निरपेक्ष भी और धर्मनिरपेक्ष भी। इंग्लिश में केवल सेक्युलर शब्द चलता है। उसकी वजह यह है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, कई सारे लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा इसका अर्थ अलग होता है, तो ज्यादा सही और जो शब्द होता है वो पंथ निरपेक्ष है। तो अरे यार रिकॉर्ड के लवीले है ना भाई तू। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो हमारा जो प्रस्तावना है दोस्तों, संविधान का प्रस्तावना है, आपको पता होगा पहले ही पेज पे प्रस्तावना है। तो इस प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों हमारे प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के द्वारा 3 टेक्निकल शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष, या इसी को कह सकते हैं हम पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष, ज्यादा सही शब्द तो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भी इसकी जगह पे यूज होता है, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होता है। दूसरा शब्द है समाजवादी, समाजवादी शब्द है दोस्तों, समाजवादी। और जो तीसरा शब्द है वह है और अखंडता, और अखंडता। तो ये तीन शब्द हैं दोस्तों जिनको आपको याद रख लेना है कि प्रस्तावना में ये जोड़े गए थे। एक ही बार संशोधन हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि किस संशोधन द्वारा ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो क्या 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्या 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्या 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप मुझे बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में इमरजेंसी का दौर था दोस्तों, और प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। जो 44वां संविधान संशोधन है यह 1978 में किया गया था, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसे मूल अधिकार से हटा करके आर्टिकल नंबर 300 ए जो कानूनी अधिकार था उसके तहत इसको शिफ्ट किया गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन की जो खामियां थी उसको खत्म किया गया, जैसे कि जो लोकसभा का कार्यकाल था इसमें 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापिस से उसको 5 वर्ष कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी 42वें संविधान संशोधन में, उसको वापिस से 44वें संविधान संशोधन के तहत ठीक कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन के 1992 में आपको पता होगा पंचायती राज को कानूनी यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, यह शिक्षा का अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो जो हमारे लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा है ना, आपको पता होगा कि संसद के जो संसद है, हमारा पार्लियामेंट है, इसके दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ये दो हाउस हैं। ठीक है, संसद के अगर पार्ट पूछेगा तो आपको 3 बताना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हाउस पूछेगा यानी कि सदन पूछेगा तो दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। इन दोनों से मिलकर के संसद बनता है। इसमें अगर राष्ट्रपति भी ऐड कर देंगे तो ये 3 पार्ट होते हैं जो संसद के हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल 543 लोग रहते हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। तो ये सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है 543, और राज्यसभा की सीटें कितनी है 245। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि जो कोई भी मेंबर हो, हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वह लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु कितनी है। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, इसकी न्यूनतम आयु क्या होगी, क्या 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 वर्ष लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है ये। ठीक है, मिनिमम एज कितना है 25 वर्ष, किसका, लोकसभा का। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान रखेंगे। जो ये 18 वर्ष है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का एज है, यानी कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त होता है, किस एज में प्राप्त होता है। तो वोट देने का जो अधिकार होता है वह 18 प्लस की एज में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 21 वर्ष दोस्तों, यह पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत एवं नगर पालिका, पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए, चाहे पंचायती चुनाव हो यानी कि चाहे नगर पालिका यानी कि जो स्थानीय स्वशासन होता है उससे संबंधित अगर हमें कोई चुनाव लड़ना होता है तो हमें मिनिमम एज कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। 25 वर्ष दोस्तों किसके लिए एज है, तो ध्यान रखना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो लोकसभा का भी मतलब विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर कभी आपसे पूछे कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, 25 वर्ष। और ऐसे ही अगर आपसे पूछे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, तो मुख्यमंत्री की भी जो न्यूनतम एज होती है वह 25 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए
मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये भी 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई मंत्री बनना हो, चाहे वो सेंट्रल का मंत्री हो, तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, तो मंत्री बनने के लिए, अब वो मंत्री सेंटर का मंत्री हो या स्टेट का मंत्री हो, कोई भी मंत्री बनना हो तब भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। जैसे वो कहते हैं विदेश मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष, है ना। कोई पूछे कि वित्त मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो वो भी 25 वर्ष। तो किसी भी प्रकार का कोई मंत्री बनना हो, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, तो वहां भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है दोस्तों। 30 वर्ष के लिए न्यूनतम आयु किसकी होती है? राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ना है आपको, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसके अलावा दोस्तों जो विधान परिषद है, ठीक है, जो विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, विधान परिषद, तो विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा का और विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए। और 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु दोस्तों, यह राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, या राज्यपाल बनने के लिए, अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये भी 35 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जैसे हमारे सेंटर में, जैसे हमारे संसद में, सेंटर में संसद में, संसद के 2 सदन होते हैं ना, ये संसद है, तो संसद के 2 हाउस होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों राज्यों में विधान मंडल होते हैं। क्या होते हैं? विधान मंडल। जो कानून बनाते हैं, हर राज्य में विधान मंडल होते हैं। तो विधान मंडल दोस्तों, कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन होता है विधान मंडल के अंतर्गत, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं। और कहीं पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। अर्थात जो जैसे सेंटर में संसद है, तो संसद 2 हाउस से मिलकर के बनता है, एक लोकसभा से, एक राज्यसभा से। ऐसे ही हर राज्य में, जो हमारे 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों और प्लस 2 यूटी हैं, एक दिल्ली है और एक जो पांडिचेरी है, इनके पास भी अपनी विधानसभा होते हैं। तो ये जो विधान मंडल है दोस्तों, राज्यों में जो विधान मंडल होता है, ये सेंटर में संसद के जैसा होता है। तो जो काम सेंटर में संसद का होता है, वही काम राज्यों में किसका होता है? विधान मंडल का। तो ये विधान मंडल के भी 2 हाउस होते हैं, एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है। लेकिन राज्यों में विधान परिषद होना कंपल्सरी नहीं है, वो विधान परिषद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। इसलिए हमारे यहाँ जो मैक्सिमम राज्य हैं, जो ज्यादा से ज्यादा राज्य हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्यों के पास केवल और केवल एक ही सदन है, विधानसभा। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वे 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनके पास विधान परिषद है। कुल 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है, यानी कि दूसरा सदन भी है। लेकिन मैक्सिमम राज्य कैसे हैं? एक ही सदन वाले हैं जिनके पास विधानसभा है। क्लियर है? तो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों से मिल करके क्या बनता है? विधान मंडल बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो विधान परिषद, जिन राज्यों के पास विधान परिषद है, जैसे कि ये विधान परिषद, तो जिन राज्यों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास विधान परिषद है, अगर उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अगर उनके पास विधान परिषद है तो उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों हमें पता है, जैसे लोकसभा में, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसे ही राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का, यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ऐसे ही यहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ऐसे ही राज्यों में विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 6 वर्ष। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है? मानव दुर्व्यापार का अर्थ होता है दोस्तों, मानव का खरीद फरोख्त, इंसान को खरीदना और बेचना, ये क्या कहलाएगा? मानव दुर्व्यापार।
यानी वह व्यापार जो गलत होता है तो उसको दुर्व्यापार कहते हैं। तो इंसानों को खरीदना और बेचना हमारे संविधान में प्रतिबंधित किया गया है और वो पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत किसी भी इंसान को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। सबका अपना फंडामेंटल राइट होता है कि हम शोषण के विरुद्ध से बचे रहें। तो आप मुझे बताएं, यह शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा? क्या 23 के अंतर्गत होगा, 24 के अंतर्गत होगा, 21 के अंतर्गत होगा या 32 के अंतर्गत होगा? तो दोस्तों हमारे संविधान में जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिनमें एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हर इंसान का शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल में है? एक आर्टिकल है 23 और दूसरा आर्टिकल है 24। इन दो आर्टिकल्स के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंधित किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 23 के तहत किया गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 में दोस्तों कहा गया है कि हमारे देश में किसी भी इंसान का है ना बलात्श्रम नहीं होगा। तो तीन चीजों की मनाही है। एक बलात्श्रम है, बलात्श्रम। दूसरा बेगारी है, बेगारी। और तीसरा है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार। तो ये तीन चीजें हैं जिनको लेकर के 23 में प्रतिबंधित किया गया है। पहला है बलात्श्रम, दूसरा है बेगारी और तीसरा है मानव दुर्व्यापार। तो इन तीनों ही चीजों को प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। तीनों चीजों को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल नंबर 23 में। तो बलात्श्रम का अर्थ क्या होता है? बलात्श्रम का अर्थ होता है कि किसी भी इंसान से जबरदस्ती कार्य करवाना। मतलब उनका मन नहीं भी हो, चाहे आप उन्हें मजदूरी दें या न दें, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है ना? हाँ, अगर वो अपने पद पर बैठा हुआ है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तो वो कार्य करेगा ही। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान रखना है बलात्श्रम में। ठीक है? बलात्श्रम। तो ये बलात्श्रम को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है हमारे आर्टिकल 23 में। दूसरा है बेगारी। आप किसी भी इंसान से हमारे यहाँ फ्री में काम करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, यानी फ्री में काम नहीं करवा सकते आप। तो बेगारी को लेकर के मनाही है, मतलब जो जैसे बधुआ मजदूर होते थे पहले, तो उन चीज को लेकर के प्रतिबंधित किया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 23 में। और तीसरा है मानव का दुर्व्यापार, मानव की खरीद बिक्री, ये भी प्रतिबंधित किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 23 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 24 है हमारा, इसमें कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनको आप कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनसे आप खतरनाक स्थानों पे काम नहीं करवा सकते या उनसे आप मजदूरी या ये सब नहीं करवा सकते। तो ये बच्चों के संरक्षण से संबंधित है जो आर्टिकल नंबर 24 है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दो आर्टिकल में आते हैं, 23 में आता है, 24 में। तो 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। जो 21 है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है और जो 32 है यह संवैधानिक सुरक्षा, जो मूल अधिकार का सुरक्षा है, यानी कि जिसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। तो यह 32 के तहत हमें अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? आप मुझे बताएं, या इसका सही आंसर क्या होगा? आप विचार करें। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखना है आपको, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को पूछे, चाहे अन्य सभी जज को। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? तो एक मुख्य जज होता है, एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 34। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो नंबर है जजों का वह 34 है, यानी कि 34 है, ये ध्यान रखेंगे। और हर राज्य का हाई कोर्ट होता है, तो हर राज्य के हाई कोर्ट में जजों की संख्या अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की बात हो, चाहे अन्य सभी जजों की बात हो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। ऐसे ही हाई कोर्ट में, ऐसे ही हाई कोर्ट की बात होगी, तो चाहे हाई कोर्ट में भी मुख्य जज हो, चाहे अन्य सभी जज हो, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही हाई कोर्ट के भी सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाने की बात होती है तो राज्यपाल दिलाता है, ये अंतर होता है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को लेकर के जो गठन का प्रावधान है दोस्तों, वह आर्टिकल नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के जज की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 124 में है और उनके जजों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वह 124 क्लॉज 2 में है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो जजों की नियुक्ति है वह 124 क्लॉज 2 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी जो हमारे देश में मनी बिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपसे पूछे कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साधारण क्या होता है। साधारण अगर हमारे देश में कोई भी विधेयक आता है संसद में तो वह सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, कुछ राज्यसभा में भी आ सकते हैं जो साधारण होंगे। तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होकर के वह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से पास होकर के वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अपना साइन कर देता है, अपना मतलब उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके बाद वह एक्ट बन जाता है, वह कानून बन जाता है, अधिनियम, ठीक है। जो विधेयक था वह अधिनियम बन जाता है। यह लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है और फिर राष्ट्रपति साइन कर देता है और वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। ये हमें पता है। लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में मामला थोड़ा सा अलग है। यह पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। जब राष्ट्रपति ही पूर्वानुमति दे देगा उसके बाद ही वह पहले लोकसभा में आएगा और उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो मनी बिल है इसको लेकर के लोकसभा के पास एक तरफा पावर है, ठीक है। यानी कि धन विधेयक कभी भी पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। धन विधेयक हमेशा पहले कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। क्लियर है? धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और धन विधेयक को हमेशा सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं। तो धन विधेयक हमेशा सरकार का ही कोई व्यक्ति, जो सरकारी व्यक्ति, जो मंत्री हैं, वही प्रस्तुत करेंगे धन विधेयक को। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी साधारण व्यक्ति धन विधेयक, कोई भी साधारण जो सांसद होते हैं लोकसभा में, वो धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, दूसरा है लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और तीसरा है कि केवल सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है, कोई साधारण सांसद प्रस्तुत नहीं कर सकता। फिर जब ये लोकसभा से पास हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होती है। तो जब वो पास हो जाएगा तो वह राज्यसभा के पास हो जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। अब यहाँ पर भी एक सवाल मैं बताऊं आपको कि यदि धन विधेयक लोकसभा में पास ही ना हो तो क्या होगा? तो दोस्तों जो सरकार है ना उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जो सरकार, अगर कभी भी धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो जो सरकार होती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरे मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा। तो धन विधेयक पास होना अनिवार्य होता है लोकसभा से। अगर पास नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकसभा से यह पास होना अनिवार्य होता है और जब लोकसभा से ये पास होगा तो यह राज्यसभा के पास जाता है और फिर राज्यसभा में इस पर डिस्कशन होता है, फिर इस पर वोटिंग होता है। अब वोटिंग के बाद अगर ये पास होता है तो पास हो गया। अगर ये पास नहीं होता है, राज्यसभा की बात बता रहा हूं, अगर ये राज्यसभा में पास नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चाहे तो उनके द्वारा सुझाव को माने और चाहे तो उसे पास मान ले, या पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। यानी राज्यसभा में ये पास हो या न पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल ये है कि सर मान लीजिए कि जो राज्यसभा है उसमें उस पर डिस्कशन ही ना हो, उसको रोक करके रखें, ना तो पास करें ना तो फेल करें, यानी कि अपने पास वैसे ही पेंडिंग रख लें, तब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में दोस्तों 14 दिन का समय मिलता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय मिलता है। अगर 14 दिन में यह पास हो गया राज्यसभा से तब तो पास हो गया, अगर नहीं पास हुआ तब भी पास मान लिया जाएगा और अगर 14 दिन में कुछ नहीं होता है तब भी वह पास मान लिया जाएगा। यानी 14 दिन में अगर राज्यसभा कोई डिसीजन नहीं लेती है तब भी धन विधेयक पास मान लिया जाएगा। तो ये धन विधेयक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वह किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। तो ये परिभाषा ही पूछा हुआ है। तो परिभाषा दोस्तों 110 में है कि धन विधेयक किसे कहेंगे और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं इसको परिभाषित करता है, इसको डिफाइन करता है। ये आपको ध्यान रखना है।
109 में धन विधेयक के पास होने की प्रक्रिया बताई गई है ना। तो यहाँ पर पास होने की प्रक्रिया अगर आपसे पूछे धन विधेयक की पास होने की प्रक्रिया पूछे आपसे दोस्तों, तो 109 बताना है। और अगर धन विधेयक की परिभाषा पूछे तो 110 बताना है दोस्तों। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? धन विधेयक की परिभाषा 110 में। दोस्तों 111 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं 111 में क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 111 में है दोस्तों कि जब भी कोई विधेयक, कोई भी विधेयक हो, जब भी कोई विधेयक लोकसभा में पास होता है और उसके बाद वो राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया और फिर जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 111 के तहत उसको अधिकार दिया गया है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आएगा, तो 111 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि या तो वो उसको रिजेक्ट कर दे, या तो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, और या तो उसे मतलब अपने पास विचाराधीन रख सकता है। तो ये इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो जो भी लोकसभा को अलग अलग विधेयक होते हैं तो उसके अलग अलग नियम होते हैं। कहीं पर राष्ट्रपति को मतलब बाध्य है राष्ट्रपति कि वो साइन करेगा ही करेगा, कहीं पर वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये सब अलग अलग नियम है, वो मैं कभी दूसरे क्लास में आपको बता दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि जब भी संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उसे 111 के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वह उस पर क्या डिसीजन लेता है। क्लियर है? 111 के तहत। तो और 112 के तहत दोस्तों, 112 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे देश का बजट होता है ना, बजट, तो बजट जो होता है, बजट का प्रावधान 112 में किया गया है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण शॉर्टकट में इसी को बजट बोलते हैं। तो यह बजट जो सरकार प्रस्तुत करती है, और कौन प्रस्तुत करता है? तो हमारे देश का जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वही संसद में बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो बजट जो प्रस्तुत होता है वह आर्टिकल नंबर 122 के तहत होता है, 112 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको बताना है। क्या सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी, ममता बनर्जी थी और मायावती जी थी? तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। क्लियर है? सुचेता कृपलानी ही पहली मुख्यमंत्री थी। और ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और ये पूरे भारत में ही पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। ठीक है? ये जो जेवी कृपलानी थे, उनकी ये पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जेवी कृपलानी। दोस्तों हमारे संविधान सभा के एक बहुत ही मतलब सम्मानित मेंबर हुआ करते थे, तो उन्हीं की पत्नी थी सुचेता कृपलानी। ठीक है? जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों, यह पूरे भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। क्या है? किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर। और ये भी राज्यपाल किस राज्य की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ममता बनर्जी ये वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, हमारा वेस्ट बंगाल है, तो वहां की मुख्यमंत्री हैं। और मायावती दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार कोई महिला मुख्यमंत्री कौन था? वो मायावती। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में हर बार रिपीट करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग, हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं? 25 है ना? टोटल भाग कितने हैं? 25। 25 भाग हैं। हालांकि लास्ट का जो नंबर है वो 22 ही है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐड किए गए हैं, तो काउंट करेंगे तो टोटल भाग कितने हो जाएंगे? 25। तो ये जो 25 भाग हैं, उनमें से किस नंबर का भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य कैसा संबंध होगा, उन संबंधों के बारे में बताया गया है दोस्तों। क्या भाग नंबर 9 है, क्या भाग नंबर 10 है, क्या भाग नंबर 11 है, या भाग नंबर 12 है? आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाग नंबर 10। ठीक है? जो भाग नंबर सॉरी 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 जो दोस्तों भाग नंबर 11 है, भाग नंबर 10 में तो वो ईएसटी का जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है। जो भाग नंबर 11 है ये सही आंसर है। ठीक है? जो भाग नंबर 10 है दोस्तों, इसमें जो एसटी क्षेत्र है उनका जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है।
तो यष्टि का प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, ये बताया गया है। भाग जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन व्यवस्था किसमें बताया गया है, भाग नंबर 10 में। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग नंबर 11 में क्या है, तो भाग नंबर 11 में है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। और भाग नंबर 12 में क्या है दोस्तों, तो भाग नंबर 12 में है जो मतलब वित्तीय वाला मामला है, वित्तीय संबंध कैसे होंगे, ठीक है, वित्तीय संबंध कैसे होंगे उनके बारे में बताया गया है भाग नंबर 12 में। जो वित्तीय मामला है वो कैसे कैसे निपटाया जाएगा वह है भाग नंबर 12 में, ठीक है। और भाग नंबर 9 में क्या है दोस्तों, तो जो भाग नंबर 9 है इसमें पंचायती राज बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। और उसमें एक ही आर्टिकल था 343 और बाद में इसमें चेंज करके बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए 343 ए से लेकर के 343 ओ तक। तो इसके बाद तो फिर ये मतलब नगर पालिका 19 मतलब सॉरी 9 का ए जोड़ा गया बाद में इसी में, इसी के नेक्स्ट भाग में। और फिर 9 बी जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है ना। तो 9 में पंचायत है और 9 ए में क्या है, तो 9 ए में है नगर पालिका और 9 बी, ये दो भाग बाद में जोड़े गए हैं। ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 2011। ये जो 9 ए है ये कब जोड़ा गया था, 9 ए, तो 9 ए जोड़ा गया है दोस्तों, यह 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है। और जो 9 बी है ये 97वां संविधान संशोधन 2011 है। और इसमें क्या जोड़ा गया है, तो इसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। क्लियर है, तो ये सब संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रपति है इसके शपथ की बात है कि इसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो इसको शपथ कौन दिलाएगा, क्या उपराष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है। आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान किया गया है यह किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल नंबर है 60, आर्टिकल नंबर 60 है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 7 के तहत ही दोस्तों, आर्टिकल नंबर 60 के तहत ही राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वहीं पर आ जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र ये सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं देगा, त्यागपत्र ये किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र देता है ये उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, सुप्रीम कोर्ट के सॉरी ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है ना। ये इसको त्यागपत्र देते हैं और ये इसको त्यागपत्र देते हैं त्यागपत्र के मामले में। और शपथ के मामले में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाने की बात होती है तो वो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अनुसूची पूछा हुआ है आपसे और वो दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हो गई, 12 हो गई, है ना। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और अभी अनुसूचियां कितनी हो गई, 12। तो जाहिर सी बात है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये सब बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से शायद कोई हो, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों की चारों सूचियां जो है दोस्तों ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी, ये चारों ही सूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संविधान में। तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कि दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है, क्या 9वीं अनुसूची से, क्या 10वीं अनुसूची से, क्या 11वीं अनुसूची से या 12वीं अनुसूची अनुसूची से, आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 10वीं सूची। क्लियर है, 10वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ही दल बदल कानून को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची दोस्तों ये पहला संविधान संशोधन जो था, यह पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित था। इसमें लिस्टेड जितने भी कानून थे उसको लेकर के न्यायालय नहीं जाया जा सकता था, ये आप ध्यान रखेंगे।
11वीं अनुसूची दोस्तों, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जो जो पंचायती राज से संबंधित था। और जो 12वीं सूची है दोस्तों, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची है, ये 74वां संविधान, और इसमें क्या है, नगर पालिका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, या कानून मंत्री करता है? आप मुझे बताएंगे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद है ना, एक संवैधानिक पद है। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है, 76 में किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है आर्टिकल इसका। तो ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों ना, जो मंत्री परिषद है, जो सरकार की टीम होती है, तो सरकार की टीम में एक तो प्रधानमंत्री हो गया, और बाकी जो मंत्री लोग होते हैं उनका ग्रुप होता है, तो मंत्री। ठीक है? तो जितने, जैसे एक पीएम हो गया और बाकी जो मंत्री होते हैं, तो इनकी पूरी टीम क्या कहलाएगी? मंत्री परिषद कहलाएगी। तो इनके, हमारे संविधान में इनके योग्यता के बारे में ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया है। तो ये कोई गलती ना कर बैठे, ये कुछ ऐसा ना कर बैठे कि बाद में ये कहें कि ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इसलिए इनके टीम में एक व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बहुत जानकार व्यक्ति होता है, यह कानून का ज्ञाता होता है। जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये कानून का ज्ञाता होता है। ठीक है ना? अगर आपसे कभी भी पूछे कि भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है, यानी कि कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है वह महान्यायवादी ही होता है, अटॉर्नी जनरल ही होता है। और वो पीएम के साथ होता है, यह इनके टीम में हमेशा शामिल होता है, और इनको हमेशा कानूनी सलाहकार सलाह देता है। ठीक है ना? और ये सरकार का वकील भी होता है, यानी कि जैसे अभी मोदी सरकार है, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और बाकी उनके सभी मंत्रियों की टीम है। तो कल को अगर कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो उनसे कोई रिपोर्ट मांगते हैं या कोई केस होता है सरकार के ऊपर, तो वह केस, ये महान्यायवादी की जिम्मेदारी होती है कि उस केस को हैंडल करता है। सरकार के लोगों के पास इतना वो नहीं होता है। तो ये महान्यायवादी ही इनका एक सरकारी वकील के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो महान्यायवादी के पद की व्यवस्था किस आर्टिकल में किया गया है? 76 में। दोस्तों इसके पास इतना अधिकार होता है कि वह संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के दोनों सदनों में मेंबर नहीं होता, ये दोनों सदनों के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां पे जाकर के उस जो कार्यवाही चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इतना ही नहीं, उसमें बोल सकता है, उसमें बहसबाजी कर सकता है। हालांकि इसको वोटिंग राइट नहीं होता, यह दोनों सदनों के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, और ना तो इसे वोटिंग राइट होता है, यानी कि यह किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता, किसी भी बिल पर वोट नहीं कर सकता, लेकिन ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 76। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें से आप मुझे बताएं, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और आर्टिकल भी इसका पूछा जाता है 76, 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है दोस्तों, और ये मेरे ख्याल से आप सबको याद हो गया होगा। 352, 356, 360 या 368, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल नंबर 356। और आप मुझे भाग बताएंगे कि भाग कौन सा है? तो भाग है दोस्तों 18। भाग कौन सा है? 18। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 368 में क्या है दोस्तों? 368 में है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है दोस्तों? जो ये समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का अवधारणा कहां से लिया गया है, किस देश से? क्या ये अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या आयरलैंड से लिया गया है? आप मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो समवर्ती समवर्ती सूची वैसे है क्या? तो दोस्तों आपको पता होगा, कुल जो 12 सूचियां हैं, उनमें जो 7वीं सूची है, कौन सी सूची? 7वीं सूची। तो जो कुल हमारे संविधान में कुल 12 सूचियां हैं, इनमें जो 7वीं सूची है, इनमें 3 प्रकार के लिस्ट मिलते हैं, 3 प्रकार के शेड्यूल मिलते हैं, 3 प्रकार की सूची मिलती है। वो 3 प्रकार की सूची कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है केंद्र सूची। कौन सी सूची है? केंद्र सूची। और दूसरी है राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है दोस्तों? राज्य सूची। राज्य सूची।
और तीसरी सूची है दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्लियर है। तो ये तीन सूचियां हैं। ये आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सातवीं सूची में ये लिस्ट बनाया गया है। तो केंद्र के पास कुछ विषय हैं, जैसे कि रक्षा है, जैसे कि विदेश है, जैसे कि वित्त मामला है। ये सब राज्य इनमें नहीं में हस्तक्षेप कर सकते, तो ये केंद्र के विषय हैं। ठीक है। और केंद्र के पास ऐसे मूल संविधान में कुल कितने विषय थे? 97। और अभी ये बढ़कर के कितने हो गए? 98। ठीक है। 100 हुए थे, तो फिर कुछ विषयों को आपस में जोड़ दिया गया, तो अभी 98 एग्जैक्ट अभी का जो लेटेस्ट डेटा है वो 98 विषय सेंटर के पास है। ऐसे स्टेट है जैसे दोस्तों पुलिस व्यवस्था हो गया, शराब मामला हो गया, है ना। तो ऐसे विषयों को, जैसे कृषि मामला हो गया, ऐसे मामले को कौन देखता है? तो ऐसे मामलों को राज्य देखता है। ठीक है। तो राज्यों के पास हमारे मूल संविधान में कुल कितने सब्जेक्ट सौंपे गए थे जिन पर केवल राज्य राज्य ही कानून बनाएंगे? तो ये सौंपे गए थे दोस्तों 66 यानी कि 66। और वर्तमान में ये कितने हैं दोस्तों? 61 है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दोस्तों समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर टकराव होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्र का कानून होगा वह माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि समवर्ती सूची में जैसे वन है ना। तो जैसे समवर्ती सूची में वन है, तो वन पर सेंटर भी कानून बनाता है, स्टेट भी कानून बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर दोनों का सिमिलर है, एक जैसा है, तब तो दोनों के चलेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, विपरीत बात कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्र का कानून होगा वही माना जाएगा। ठीक है। तो समवर्ती सूची में दोस्तों हमारे मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनमें 5 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए गए, और ये वर्तमान में कितने हो गए? 52। ठीक है। ये 5 इधर से लेकर के इधर कर दिए गए थे। देखिए यहाँ पे ये 5 कम हो गए और यहाँ पे ये 5 ज्यादा हो गए। ठीक है ना। यहाँ से 5 विषयों को उठा करके उन 5 विषयों को यहाँ डाल दिया गया था समवर्ती सूची में, ताकि राज्यों के साथ साथ केंद्र भी कानून बना सके। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची के विषय से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो पूरी दुनिया में दोस्तों जितने भी संवैधानिक देश हैं, मैक्सिमम के पास 2 ही सूचियां मिलती हैं, या तो उस पर केंद्र कानून बनाता है या तो उस पर राज्य कानून बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास 3 सूचियां होती हैं, उनमें से एक भारत भी है। भारत के पास समवर्ती सूची है। कुछ चीजों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और वो उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों कि जो स्वास्थ्य मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार पूछा जाता है। तो ये जो स्वास्थ्य मामला है, स्वास्थ्य मामला, क्या ये सेंटर का सब्जेक्ट है? क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है? या ये समवर्ती सूची का पार्ट है? आप ये कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि स्वास्थ्य वाला मामला किसका विषय है, किसका सब्जेक्ट है? क्या वो राज्य का है, समवर्ती का है, केंद्र का है? आप मुझे स्वास्थ्य जो विषय है यह किसका विषय है, स्वास्थ्य पर कानून कौन बना सकता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये जो समवर्ती सूची का दोस्तों कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची या संघ सूची, ये हमारे संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 7वीं सूची में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको समवर्ती सूची, यानी तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची। तो एक तो समवर्ती अनुसूची, और दूसरा दूसरा है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना पूछे कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से दोस्तों संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था हमारा जो है, जिसमें सेंटर को मजबूत बनाया गया है, स्टेट को कमजोर बनाया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था ये कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड से दोस्तों डीपीएसपी लिया गया है, जो हमारा चौथा भाग है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संघ निदेशक तत्व, राज्य के निदेशक तत्व हैं ये। डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया?
ठीक है। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इनमें दो, जैसे 2012 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो इनमें दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन एरर है। इसमें ज्यादा सही क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इत्मीनान से सुने। देखिए, जो योजना आयोग है, पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, सरकार का थिंक टैंक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसका ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि विचार, जैसे जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां बनाने की बात होती है, तो ये योजना आयोग ही विचार विमर्श करता है कि हमें किस एरिया पर ज्यादा ध्यान देना है और किस एरिया पे कम ध्यान देना है। इसके जो मेंबर होते हैं, है ना, वही लोग विचार विमर्श करके अपना सलाह सरकार को देते हैं। तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, यही हेड होता है। हालांकि जो हेड होता है वो तो अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें ज्यादा देख रेख करता नहीं है, उस अपने काम में बिजी होता है। हालांकि सबसे बड़ा अधिकारी तो अध्यक्ष होगा, तो उपाध्यक्ष ही इसको मैनेज करता था पहले। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। तो अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और यही देख रेख करता है, इस चीज को मैनेज करता है, जो योजना आयोग है। ये बात समझ में आया आपको? तो योजना आयोग 1950 में ये बनाई गई संस्था थी, और इसको चेंज कर दिया गया, और इसके जगह पे क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग की जगह पे क्या बना दिया गया दोस्तों? नीति आयोग बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन वही है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और बदले में नीति आयोग बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो योजना आयोग है, इसको समाप्त किया गया था 2013 में। ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी 2014 में। जो योजना आयोग है, इसको समाप्त किया गया था 2014 में, लेकिन जो नीति आयोग बनाया गया था, वो बनाया गया था 2015 में। ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। अगर आपसे पूछे योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? 2014 में। और नीति आयोग को गठित कब किया गया? 2015 में। ठीक है। लेकिन सर, अगर दोनों ही क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एक ही सही आंसर होगा, वो होगा 2015। 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 बिल्कुल नए साल पर इसका गठन हुआ था, जो नीति आयोग है। और उसके पहले ही योजना आयोग को समाप्त करने का अनाउंसमेंट हो गया था, और उसे खत्म कर दिया गया था। अगर ऐसा डेट आएगा कि मतलब ये कब खत्म करके और कब बनाया गया था, तो आप 2015 टिक करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मोरारजी देसाई। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरदार पटेल का जो जन्म है वह 31 अक्टूबर 1975 है। और 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। एकता दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे देश में जो देशी रियासतें थी, वो खंड खंड छिन्न भिन्न अवस्था में थी, और इनका एकीकरण करके एक देश, इंडिया नाम से एक देश का निर्माण बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, तो वो सरदार पटेल जी का है। सरदार पटेल जी ही जो छिन्न भिन्न अवस्था में जो देशी रियासतें थी, उनका एकीकरण किए थे। तो भारत का एकीकरण करने के कारण ही इनको राष्ट्रीय, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रत्येक 31 अक्टूबर को। वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 31 अक्टूबर को। और दोस्तों, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है, ये भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि गणतंत्र की व्यवस्था हम किस देश से ग्रहण किया है हमने। ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? क्या अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, या अनुच्छेद 42? तो दोस्तों, ये सारे ही आर्टिकल जो हैं, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी का पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, जो भाग नंबर 4 में स्थापित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं में आप मुझे बताएंगे कि किसमें ऐसा कहा गया है कि राज्य
ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेंगे। इसमें प्रयास करने की बात कही गई थी और वह हुआ भी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन भी किया गया संवैधानिक तरीके से। तो आप मुझे बताएंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का गठन है आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 39 में क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है कि क्या कहा गया है इसमें कि जो भी हमारे समाज में लोग हैं, तो लोगों में समानता स्थापित होनी चाहिए। सरकार का ऐसा प्रयास होगा कि सबके बीच समानता रहे। और समानता कैसे रहे? तो समानता आर्थिक रूप से रहना चाहिए, समानता आर्थिक रूप से रहना चाहिए, शैक्षिक रूप से रहना चाहिए और सामाजिक रूप से रहना चाहिए। तो समानता की बात कही गई है। और दोस्तों इसी में 39 में ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो 39 में। इसमें कहा गया है कि जैसे कोई महिला है, कोई पुरुष है, अगर वो एक ही काम करते हैं, समान पद पर हैं, तो उन्हें एक ही जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उन्हें एक जैसा काम है उनका, तो एक ही जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो मतलब महिलाएं होती थी, उनके काम को ज्यादा वरीयता नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको ऐसे यूं ही मान लिया जाता था और उनके कार्य को जो मजदूरी होता था, उनका जो वेजेज होता था, वो भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिलता था। यानी एक ही कार्य को पुरुष कर रहा है और एक ही काम को महिला कर रही है, तो ये मान लिया जाता था कि जो पुरुष हैं, उनके अंदर योग्यता ज्यादा है, इसलिए उनको वेतन ज्यादा मिलना चाहिए और महिलाओं को वेतन कम मिलता था। तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है कि अगर एक ही कार्य को एक महिला भी कर रही है, एक पुरुष भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको समान वेतन मिले, ऐसा सरकार प्रयास करेगी। क्लियर है? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 39 में। तो एक तो समानता स्थापित करना है 39 में, और उसी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए, इसमें कई सारे प्रावधान है। हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो समान कार्य के लिए समान वेतन है। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई दोस्तों। 41 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगी, यानी जो भी राज्य के सदस्य हैं, राज्य मतलब जो सरकारी व्यक्ति हैं, तो वो ऐसा प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे दोस्तों? सरकार क्या प्रयास करेगी? सरकार प्रयास करेगी दोस्तों कि हर व्यक्ति को अवसर मिले। किस चीज का अवसर मिले? उन्हें काम का अवसर मिले, काम करने का मौका मिले। तो काम करने का मौका मिले, या दोस्तों शिक्षा का मौका मिले। तो काम करने का मौका मिले, शिक्षा का मौका मिले। अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कम से कम कुछ वो मिले, जीवन यापन के लिए कुछ सहायता मिले, सहायता मिले। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के क्या है, यानी कि इस आर्टिकल में जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे कोई वृद्ध हो गया, जैसे कोई विधवाएं हैं, विधवा महिला है, जैसे दोस्तों कोई अपंग है ना, इनका जीवन यापन कैसे होगा? तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया है कि सरकार जो कमजोर वर्ग है ना, उनके उनको काम का जुगाड़ करेगी, उनको काम देने का प्रयास करेगी, या उनको शिक्षा देने का प्रयास करेगी। और केवल इतना ही नहीं, उनको सार्वजनिक सहायता मिलेगा, पैसा मिलेगा, भत्ता मिलेगा। तो ये सब जो व्यवस्था है, ये आर्टिकल नंबर 41 में है, ये आपको ध्यान रखना है। 42 में दोस्तों कहा गया है कि जो हमारे लेबर लोग हैं ना, तो जो काम करने की व्यवस्था है, वह उचित हो, वह मानवीय तरीके से हो, है ना? ऐसा ना हो कि गलत तरीके से काम करवाया जाए। तो काम करने की उचित दशा, तो जो काम करने की उचित दशा है, काम करने की उचित दशा हो, जहाँ पे काम किया जाता है, सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि वहां पे कोई खतरा ना हो। तो काम करने की उचित दशाएं हो, सरकार ऐसा प्रयास करेगी। और इसी में दोस्तों महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रसूति सहायता। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता आर्टिकल नंबर 42 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा है और राज्यसभा है ना? संसद के दो हाउस हैं। तो लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 543। और राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 245। ये सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा है ना, इस लोकसभा में इस लोकसभा में 543 मेंबर हैं। इन्हीं 543 मेंबर में से ही इन्हीं 543 मेंबर में से ही ये लोकसभा है मान लीजिए, तो इन्हीं 543 मेंबर में से ही एक अध्यक्ष पद बनाया जाता है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है। इन 543 में से ही एक अध्यक्ष होता है। जबकि राज्यसभा में क्या होता है कि जो यहाँ का सभापति होता है, वो बाहरी व्यक्ति होता है। और वो बाहरी व्यक्ति कौन होता है? वह होता है
उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो बाहरी व्यक्ति होता है, ये 245 से अलग होता है। तो राज्यसभा में 245 प्लस 1 है, 245 मेंबर हैं और प्लस 1 उसके सभापति हैं, और सभापति कौन होते हैं? बाहरी व्यक्ति, और वो कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बताया गया है। और यहाँ पर जो 543 मेंबर हैं, इन 543 मेंबर में से ही कोई अध्यक्ष बनता है, क्लियर है। और 543 में से ही कोई उपाध्यक्ष बनता है। तो यहाँ पे दो पद होते हैं, एक अध्यक्ष का पद होता है, एक उपाध्यक्ष का पद होता है, और ये दोनों ही इन्हीं 543 में से पर्सन होते हैं, क्लियर है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि ये बनता कैसे है अध्यक्ष, तो इन्हीं में से, लोकसभा के मेंबर में से ही कोई एक अध्यक्ष बनता है, ठीक है। अभी अपना इस्तीफा किसे देता है? तो क्या ये राष्ट्रपति को देगा, क्या ये उपराष्ट्रपति को देगा, क्या ये प्रधानमंत्री को देगा, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? या लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में मैंने बताया कि जो 245 है, इन 245 से बाहर हट करके एक सभापति होता है, सभापति। और वो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर भी एक उपसभापति भी होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है वो इन्हीं 245 में से एक होता है। तो राज्यसभा का सभापति बाहरी व्यक्ति होता है, लेकिन उपसभापति इन्हीं 245 में से कोई एक मेंबर होता है। तो यहाँ पर उपसभापति जो होता है, जो उपसभापति जो छोटा है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देगा। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो कभी आपसे पूछे कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि वो एक उपराष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसी के तहत जो वोट देने का अधिकार था, तो वो 21 वर्ष की आयु से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 69वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, ये भी 69वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया था? तो इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और दिल्ली में विधान सभा होगी, विधान सभा और प्लस मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। क्योंकि दोस्तों जो यूटी होते हैं ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनके पास विधानसभाएं या उनके पास मंत्री परिषद नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन दिल्ली ऐसा है कि यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री भी है और अपना विधानसभा भी है। तो यह व्यवस्था किस संशोधन द्वारा किया गया था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? तो यहाँ पर जो पंचायती राज है वह गठित किया गया था, पंचायत गठित किया गया था। जो 86वां है दोस्तों, यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर दोस्तों आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको बताना ही चाहिए दोस्तों आंसर करके, है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और बस हो गया। आप कमेंट करके बताते हैं, आंसर करते हैं, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर होता है ये आपकी पढ़ाई की गंभीरता बताता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर बताएं, ठीक है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।